नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बताया? आज बीकानेर में रोड शो देखकर ही समझ में आया। बीजेपी के पास सबसे बड़े जादूगर नरेंद्र मोदी ही हैं। अशोक गहलोत लोकल इश्यूज पर वोकल हैं। वो इस चुनाव को लोकल ही रखना चाहते हैं। किसी भी सूरत में गहलोत नहीं चाहते कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान ही एक लहर बनाना चाहते हैं। राजस्थान में जो अंडर करंट चल रहा है उसे देखकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक नई भविष्यवाणी कर दी। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं बीजेपी को राजस्थान में 200 में से 140 सीटें मिलेंगी और लोकसभा चुनाव में मोदी को 400 सीटें आएंगी। राजस्थान में ग्राउंड पर क्या हो रहा है? आज बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता मैदान में थे। किसकी रैली में कितनी भीड़ आ रही है? क्या यह विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए 180 दिन बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का रिहर्सल है? आइए आपको बताते हैं। आदरणीय प्रियंका दीदी ने भगवान शंकर को त्रिशूल देर माननीय धीरज जी स्वागत अभिनंदन कर दिया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक घमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? यहाँ की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन की बात बार बार क्यों की? कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। क्या राजस्थान का चुनाव भी फंस गया है? सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है ये पूरे देश ने देखा है। क्या बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से अच्छी रिपोर्ट नहीं आई? क्या छत्तीसगढ़ में भी मोदी की पार्टी की रिपोर्ट खराब है? मोदी, योगी, शाह और नड्डा, बीजेपी का फुल फोकस अब राजस्थान पर है और पिच सनातन धर्म की। राम और कृष्ण राजस्थान के चुनाव में सबका नाम चल रहा है। योगी हिंदू वोटर्स से खुलकर राम राम कह रहे हैं। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस यही कहती थी ना। हमने कहा था रामलला हम आएंगे और मंदिर बनाने के पहले हमने ये भी कहा कि रामलला हम आएंगे लेकिन पहले ढांचा हटाएंगे। गुलामी का ढांचा हटा ना। राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो उनके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। आदरणीय प्रियंका दीदी ने भगवान शंकर को त्रिशूल देर। राजस्थान में वोटिंग शुरू होने में 100 घंटे ही बचे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को सनातन के पिच पर खेलता देख कांग्रेस बेचैन है। धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है? जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है,
इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता। राजस्थान में नरेंद्र मोदी की पार्टी सचमुच पिछड़ रही है या फिर वो 150 से 160 सीटें जीतने के लिए ऑल आउट वॉर का ऐलान कर चुकी है। भारत और विकसित राजस्थान का रास्ता। बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सारे बड़े मंत्री, सारे बड़े नेता राजस्थान में हैं। और मोदी जी कब देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेगा? 300 सीट से तो बनेगा ही बनेगा। ये राजस्थान का चुनाव में अगर हम लोग 140 सीट पार कर देता हूं ना, देश में इतना बड़ा संदेश जाएगा, नरेंद्र मोदी 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये मैं विश्वास करता हूं। लगते है कि नहीं लगते आप लोगों को? श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी 2019 के फॉर्मूले से 2023 का राजस्थान चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे देशवासी मोदी वसुंधरा राजे के 2018 वाले फॉर्मूले पर नहीं चल रहे। वसुंधरा के फॉर्मूले पर 2018 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में 73 सीटें जीती थीं। कांग्रेस 100 सीटों पर आगे रही थी। सिर्फ 6 महीने बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी के फॉर्मूले पर चलकर 176 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली। कांग्रेस को केवल 16 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली। क्या बीजेपी राजस्थान में फिर से 176 सीटों पर लीड ले सकती है? टारगेट एक बन गई है। पब्लिक क्या सोचती है डिपेंड उस पे करता। अशोक गहलोत बाकायदा एक नंबर बता रहे हैं। जादूगर मुख्यमंत्री का कहना है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस राजस्थान में 156 सीटें जीतेगी। टारगेट एक बन गई है और कोई आर्य तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पर डिपेंड करता है पब्लिक पर। पब्लिक क्या सोचती है डिपेंड उस पे करता है। कई बार लगता है जैसे कोई अंडरकरंट चल रहा हो, पब्लिक के मन के अंदर भावना है, सरकार रिपीट होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल 2023 में ही 2024 के चुनाव का रिहर्सल कर रहे हैं। यहां से उन्हें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें दिख रही हैं। इसीलिए मोदी और मोदी की पार्टी का फोकस लोकल नहीं, नेशनल है। राजस्थान के लिए बीजेपी के पिटारे में है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व, सनातन, तुष्टीकरण पर चोट, करप्शन पर एक्शन, परिवारवाद पर प्रहार, वेलफेयर यानी मोदी केयर। नरेंद्र मोदी लोकल इश्यू को भी नेशनल फ्लेवर देना जानते हैं। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं। मोदी और योगी यदि नेशनल इश्यूज पर वोकल हैं तो गहलोत लोकल पर वोकल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं ले रहे। राजस्थान का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस अपना ध्यान नहीं भटका रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फुल फोकस एक दलित इंजीनियर की पिटाई करने के आरोपी गिरिराज मलिंगा पर है। राजस्थान में दलित वोट बैंक बहुत बड़ा है। करीब 18% आबादी और दलितों के लिए 33 सुरक्षित सीटें। जहां एक एक वोट की लड़ाई है, वहां खड़गे को लगता है कि गिरिराज मलिंगा का मुद्दा दलितों को कांग्रेस की तरफ कर देगा। 1%, 2% का वोट स्विंग भी कांग्रेस की उम्मीदों को हरा कर देगा।
खरगे की तरह अशोक गहलोत भी फोकस्ड हैं। वो मोदी पर जा नहीं रहे। गहलोत मोदी के इश्यूज पर बात नहीं कर रहे, वो एकदम ग्राउंड पकड़कर चल रहे हैं। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली, हर महीने अन्नपूर्णा राशन किट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, रोडवेज बसों में महिलाओं का किराया हाफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई फ्री, युवाओं को मुफ्त लैपटॉप, महिलाओं को 10,000 रुपए और महिलाओं को स्मार्टफोन। चुनाव हमारे यहाँ है, चुनाव हमारे यहाँ है। हमसे बहस करोगे, हमने ये काम किए, गलत काम किए, लागू नहीं हो पाए, कमी रही, खामी रही, उसकी आलोचना करो। अगर ये स्थिति तो उस पर वो नहीं बोलेंगे, वो खाली बात करेंगे, डाइवर्ट करने, नॉन इश्यू को इश्यू बनाएंगे। वो जो उनकी अप्रोच है, कई राज्यों में कर चुके हैं। वो हिमाचल मार खाए, कर्नाटक मार खा गए। बजरंग बली बोले थे, बजरंग बली ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप मेरा नाम का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। वहाँ नहीं कामयाब हो पाए। तो इसलिए अब भगवान भी समझने लग गए हैं कि भाई हद हो गई है। मैं सबके लिए हूँ, सबके घटघट में हूँ। भगवान राम हो चाहे वो बजरंग बली हो, और ये व्यक्ति और ये पार्टी जो है मेरे मिसयूज कर रही है, कब तक बर्दाश्त करेंगे वो। जीत का कंफर्मेशन अभी किसी भी कैंप में नहीं है। चिंता की लकीरें दोनों ओर हैं। बीजेपी के लिए चिंता की लकीर क्या है, कांग्रेस के लिए चिंता की लकीर क्या है, ये आगे बताते हैं। उससे पहले राजस्थान के सबसे बड़े वोट मैग्नेट यानी वेलफेयर स्कीम्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। वेलफेयर मोदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अशोक गहलोत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर वाले मैग्नेट से गरीब वोट अट्रैक्ट होता है। गरीब का वोट जिधर पड़ जाए चुनाव में उसी का बेड़ा पार हो जाता है। नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के वेलफेयर में अंतर यह है कि मोदी सिर्फ वेलफेयर के भरोसे नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत के लिए वेलफेयर ही सबसे बड़ा सहारा है। राजस्थान के रण में आज मोदी और गहलोत दोनों ने अपनी अपनी वेलफेयर स्कीम्स बताई। हेल्थ कार्ड, मोदी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं। अशोक गहलोत 25 लाख रुपए के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से इसका काउंटर करते हैं। रसोई गैस सिलेंडर, मोदी की पार्टी ने 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। अशोक गहलोत 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना, बीजेपी ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत 5 रुपए में खाना खिलाने का वादा किया है। अशोक गहलोत अगस्त से ही अन्नपूर्णा फूड पैकेट के तहत फ्री राशन बांट रहे हैं। महिला वोटर के लिए बीजेपी फ्री स्कूटी देने का वादा कर रही है। गहलोत कह रहे हैं कि अब की बार वो फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट देंगे, इसकी गारंटी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी पिंक बस नेटवर्क चलाने की बात कह रही है। गहलोत ने महिलाओं को बस भाड़े में 50% छूट देने का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मोदी के पास दुनिया की सबसे बड़ी फ्री राशन योजना का ट्रम्प कार्ड है, जिसके आगे सारे वेलफेयर कार्ड बेअसर हो जाते हैं। फिर भी गहलोत इस पिच पर अच्छे से खेल रहे हैं। जादूगर मुख्यमंत्री कहे जाने वाले गहलोत राजस्थान के लोगों को एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, ये भी देख लीजिए। 100 यूनिट बिजली फ्री, 1000 रुपए का सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 10,000 की गृहलक्ष्मी गारंटी, 40,000 का कामधेनु पशु बीमा, 10 लाख का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की गारंटी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है, वहां उससे 12-13 रुपया कम है। यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? महिलाओं के लिए भी उड़ान योजना अलग है, नैपकिन मिल रहे हैं मंथली उनको, पढ़ाई फ्री है लड़कियों की,
MA तक की पढ़ाई फ्री है, स्कूटी अलग दे रहे हैं, नौकरी में 30% आरक्षण कर दिया, और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, जिसमें 40 लाख तो बढ़ चुके हैं, 40 लाख बढ़ चुके हैं। सरकार बनते ही 1 करोड़ महिलाओं को और टेलीफोन मिलेंगे, मोबाइल फोन मिलेंगे आपको। राजस्थान जीतने के लिए नरेंद्र मोदी एकदम जमीन पर उतर चुके हैं। मोदी के पास केवल 5 दिन हैं। अशोक गहलोत 156 का आंकड़ा बता चुके हैं। मोदी का फॉर्मूला चल गया तो बीजेपी 176 सीटें जीत सकती है। ये तो आंकड़ों की बात हुई। हकीकत यह है कि राजस्थान का चुनाव आसान नहीं है। प्रियंका गांधी भी यहां त्रिशूल उठाकर घूम रही हैं। कल के दुश्मन गहलोत और पायलट एक दूसरे के लिए वोट मांगते घूम रहे हैं। राजस्थान का चुनाव पहले जैसा समझा जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में अदला बदली की सरकार का रिवाज है, लेकिन अभी एक तरफा हवा किसी की नहीं दिख रही। मोदी वही हवा बनाने निकले हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी से लगती है। अमित शाह के पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में ये कलंकित लोग बाहर के अगर वो अंदर जाते हैं, पूरा स्वच्छ होके निकालते, क्लीन होके निकालते। उनको लेके सरकारें बनाए। मध्य प्रदेश ने हमको तोड़ के सरकार बनाया, हमारे लोगों को तोड़ फोड़ के बनाया। मणिपुर में बनाया, गोवा में बनाया, कर्नाटक में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया। ये सब तोड़ फोड़ करके तोड़ फोड़ सरकारें इनकी काम कर रहे हैं और हमको बोलते हैं ये कांग्रेस वाले भ्रष्ट है, ये हरिश्चंद्र के बाप है। मध्य प्रदेश लॉक हो चुका, छत्तीसगढ़ लॉक हो चुका, राजस्थान अगले 5 दिन में लॉक हो जाएगा। 3 दिसंबर को खुद को साबित करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। 2-1 का स्कोर क्या कांग्रेस सुधार पाएगी या मोदी बीजेपी का स्कोर 3-0 करा देंगे? 3 दिसंबर को यही सबसे बड़ा सवाल होगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चिंता है उत्तरकाशी में कैसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाई जाए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में मजदूरों को फंसे हुए 200 घंटों से ज्यादा वक्त बीत चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपर्ट से लेकर मंत्रियों और अफसरों तक की टीमों को दिल्ली से उत्तरकाशी भेजा। यह भी कहा कि दुनिया में कहीं से भी कोई भी तकनीक लेकर के आओ, कहीं से भी अत्याधुनिक मशीनें लेकर के आओ, दुनिया के बड़े बड़े टनल एक्सपर्ट्स को बुला लो, बस इन सभी 41 मजदूरों की जिंदगी बचनी चाहिए। और आज एक अच्छी खबर यह आई कि टनल में 6 इंच चौड़ा पाइप पहुंच गया है, जिससे मजदूरों तक अब प्रॉपर खाना पहुंच पाएगा। उन्हें फ्रूट्स, खिचड़ी, दलिया, ये तमाम चीजें मिल पाएंगी। लेकिन असली दिक्कत है इन मजदूरों को बाहर निकालना। समस्या है चट्टान खिसकने की। अब एक नया रूट बनाया जा रहा है। क्या यह मुमकिन होगा और कब तक ये मजदूर बाहर निकल पाएंगे? इस वक्त उत्तरकाशी में क्या हो रहा है? इन मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए किस तरीके की तकनीक अपनाई जा रही है, आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। क्या उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में लापरवाही हो रही है? 9 दिन बाद भी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को अब तक क्यों नहीं निकाला गया? क्या मजदूरों को निकालने के लिए तुरंत ऑपरेशन चलाने में देरी हुई? मजदूरों को निकालने के लिए 5 प्लान 9 दिनों के बाद क्यों बनाए गए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद अब काम और तेजी से होगा? उत्तरकाशी की सिलक्यारा बड़कुट सुरंग में मजदूर पिछले 9 दिनों से फंसे हुए हैं और बीतता हुआ वक्त उनके लिए और ज्यादा मुश्किल भरा होता जा रहा है। उम्मीद धूमिल हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है और अंदर फंसे मजदूर भी
बेसब्र और बीमार हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इस ऑपरेशन में अचानक से तेजी आई है। आठ एजेंसियों को रेस्क्यू में लगा दिया गया है। NHIDCL, ONGC, THDCIL, RVNL, BRO, NDRF, SDRF, PWD और ITBP ये 8 एजेंसियां एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग करेंगी ताकि मजदूरों को निकाला जा सके। अचानक से अब 5-5 रेस्क्यू प्लान पर एक साथ काम हो रहा है। ये 5 प्लान क्या हैं और ये कितने कारगर साबित होंगे, इन पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि पिछले 9 दिनों में ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं किया गया जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं देरी तो नहीं हो रही। क्योंकि 9 दिनों के बाद ये प्लान क्यों बने, इससे पहले इन प्लान्स पर बात क्यों नहीं की गई। अचानक से DRDO के रोबोटिक व्हीकल्स भी आ गए, माइक्रो ड्रोन्स भी पहुंच गए। इसके अलावा इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट भी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। सवाल है कि ये सारे कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? क्या पहले इसका अंदाजा नहीं लगाया गया था कि ये दुर्घटना कितनी बड़ी है और इन मजदूरों को निकालने में कितनी परेशानी होने वाली है? We're going to have a meeting now to discuss that, and with the experts we'll be discussing which of the options we're going to proceed with. But I'm confident that we're going to get these men out, and I'm confident no one else is going to get hurt. Do you feel the vertical thing or the horizontal is the more option and the other options are also there? There's a number of options on the table this side, and we're going to have we're having a meeting now to decide. Okay, but before I had an opinion, I had to go and have a look. I have to know the truth of things. So you also analyze the other reports also. You've gone inside the tunnel and you have seen the debris and the pipes. Yep, everything. I've confirmed everything. In the tunnel, I can confirm that the lifeline is there. I can confirm the men are well. I can confirm the lifeline's been extended. I can confirm that the safety systems are in place for the rescuers. I can confirm that there are other activities for even more lifeline activities. All of these things that you're hearing are true, and I've seen them. This team of people are working and doing everything they can. It's a fantastic group, and we're going to get these men out. What do you think? How many days it looks required to be? As long as it takes. सबसे पहले आप सुरंग की एग्जैक्ट लोकेशन देखिए और ये समझिए कि मजदूर कहां फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने में क्या परेशानी आ रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में कुल 4,531 मीटर की एक सुरंग बन रही है। इसके पूरा हो जाने से यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और यमुनोत्री की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और 1 से सवा घंटे का समय भी बचेगा। प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ, 2022 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक चल रहा था। सुरंग के 2 पॉइंट हैं, पहला है सिलक्यारा और दूसरा है बड़कोट। दोनों तरफ से खुदाई चल रही है। बड़कोट की तरफ से करीब 2.25 किलोमीटर तक सुरंग खुद चुकी है। 12 नवंबर को मजदूर यहीं पर काम कर रहे थे जब सुबह 5 बजे सिलक्यारा की तरफ से करीब 200 मीटर अंदर सुरंग में मलबा आ गया और यह मलबा करीब 60 मीटर में फैल गया। उस वक्त 41 मजदूर अंदर थे और ये तभी से फंसे हुए हैं। सारे मजदूर इस 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में फंसे हैं। उनके आगे की तरफ ये मलबा है, रास्ता बंद है। पीछे की तरफ यानी बड़कोट की तरफ 1791 मीटर का यह काम हो चुका है, यानी ये सुरंग बनी हुई है, लेकिन 480 मीटर का स्ट्रेच अभी बाकी है, यानी ये 41 मजदूर हर तरफ से ट्रैप हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये मजदूर बाहर कैसे निकलेंगे। अभी तक 9 दिनों का समय बीत गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं नहीं पहुंचा, बल्कि इसमें फेल्योर ज्यादा हाथ लगे। जैसे कि पहले के 2 दिन गलती यह हुई कि राहत टीम ने जो मलबा गिरा था उसे हटाने का काम शुरू कर दिया, जबकि हर एक्सपर्ट यह कह रहा था कि मलबा हटाने की गलती नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि और ज्यादा पहाड़ दरकने का डर है। फिर यह भी कोशिश की गई कि जहां यह मलबा गिरा है वहीं से ड्रिलिंग के जरिए बड़े बड़े पाइप अंदर घुसाए जाएं ताकि पाइप पहुंचे तो मजदूर इनके जरिए बाहर आ जाएं। लेकिन यहां भी असफलता ही हाथ लगी क्योंकि जब पाइप डाले जा रहे थे तो 20 मीटर से आगे पाइप नहीं बढ़े क्योंकि रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर या बोल्डर आ गया था। यह योजना भी फेल हो गई। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि सुरंग के ऊपर से रास्ता बनना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में या तो सोचा नहीं गया और अगर सोचा भी तो कोई काम नहीं हुआ और इसी में 9 दिन बीत गए। अब तक रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं।
यानी 9 दिन ऐसे ही बीत गए, जो प्लान बनाए वो फेल हो गए। इसके बाद एक साथ 5-5 योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया। हर तरफ से सुरंग की खुदाई की योजना है। ये 5 प्लान क्या हैं, अब इन्हें भी समझ लीजिए। प्लान ए के तहत सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। करीब 325 मीटर की ड्रिलिंग करके ऊपर से पाइप डाला जाएगा। यह जिम्मेदारी ओएनजीसी को दी गई है। प्लान बी के तहत सुरंग के ऊपर कम ऊंचाई वाले इलाके में ड्रिलिंग की जाएगी। करीब 86 मीटर की खुदाई करके एक और पाइप सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्लान पर SJVN लिमिटेड कंपनी को लगाया गया है। अब यहां समस्या यह है कि टनल के ऊपर से अगर बोरिंग की जानी है तो वहां सड़क नहीं है। खुदाई के लिए वहां बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचानी होंगी। इसीलिए सड़क बनाने के काम में BRO को लगाया गया है, जिसने सड़क बना भी ली है। बस अब सुरंग के ऊपर से खुदाई का इंतजार है। इसके ठीक ऊपर ये जो पहाड़ियां दिख रही है, ये पहाड़ी के दूसरी तरफ, ये पहाड़ी करीबन 120 मीटर की है। इसके दूसरी तरफ 88 मीटर का एक लोकेशन है, जिसे जियोफिजिस्ट और सर्वेयर्स की टीम ने लोकेट किया है वर्टिकल डिगिंग के लिए। वहीं से, जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, वहीं से वर्टिकल डिगिंग की जाएगी। लेकिन चुनौती इस बात की है कि ये पूरा 320 मीटर का ये पूरा पैसेज है, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड तो तैयार कर दिया है, लेकिन मशीन बहुत हैवी है, इसलिए ऊपर पहुंचना बेहद मुश्किल है। तो पहला, यानी टनल के अंदर से डिगिंग की जाए। टनल के अंदर से 900 mm के पाया जो पाइप है डाया वाले, वो डाले जाएं, लेकिन उसमें काफी चुनौतियां आ रही थी। इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये जो ठीक सामने आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है सीमेंट का, दरअसल इसे प्री कास्ट कल्वर्ट कहते हैं। इसे बंकर के तौर पर या फिर नेशनल हाईवेज के लिए, ब्रिजेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए डेब्री इसके ऊपर गिरकर भी कोई असर ना करे, अब इसको अंदर लगाया जा रहा है। दूसरा, इसके ठीक सामने 170 मीटर की दूरी है, जहां पे एक और चिन्हित किया गया है कि वहां से भी टनलिंग हॉरिजेंटली की जा सकती है। जो तीसरा पॉइंट है वो इसके ठीक पीछे की तरफ है, यानी उसकी दूरी महज 200 मीटर है। यानी इस एक्सिस पे जहां पे आपको रिवर बॉडी दिखाई दे रही है, जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, दरअसल उसी के 200 मीटर की दूरी पर वो है जहां पे वो तीसरा पॉइंट तय किया गया है। चौथा पॉइंट अंदर है और 5वां पॉइंट बारकोड के पास है। टनल में फंसे मजदूरों के लिए सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग का काम तो पहले से ही चल रहा है, जिसके लिए अब इंदौर से ज्यादा पावरफुल ऑगर मशीन मंगाई गई है। यह काम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL के जिम्मे है। एक और प्लान यानी प्लान डी पर भी साथ साथ में काम चल रहा है। इसके तहत बड़कोट वाले छोर से खुदाई का काम किया जा रहा है। यह जिम्मेदारी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है, लेकिन बड़कोट की तरफ से 480 मीटर लंबी खुदाई करनी होगी और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बड़कोट की तरफ से इंडिया टीवी भी इस टनल में दाखिल हुआ और अंदर हमें 41 जिंदगियों को बचाने के सबूत भी मिले। इस तरफ से 480 मीटर का स्ट्रेच है, जिसकी खुदाई चल रही है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इसमें वक्त लग सकता है। इस तरफ से भी आपको पूरा अनुमान लगेगा कि टनल के अंदर ऑक्सीजन, लाइट और खाना पानी कैसे पहुंच रहा है। प्लान 5 के तहत 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद और जंग अभी भी जारी है, और इसीलिए हमने ये तय किया कि आपको हम सिलक्यारा बारकोट टनल के अंदर लेकर आए। ये बारकोट एक्सेस है। कुल मिलाके 1709 मीटर इस एक्सेस से ये पूरा टनल तैयार हो चुका है, और ठीक सामने वहां पर 450 मीटर का अभी बाधित रास्ता है, जिसको खोलने की अब तैयारी की जा रही है। सामने से जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं, और इसी के जरिए 900 mm की जो पाइप है उसको अंदर डाला जाएगा, और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बचाने की इस जंग में जीत प्राप्त हो। इसीलिए हमने तय किया कि आपको टनल के अंदर से उस जगह को दिखाएं जहां पर इस समय पैरेलल एक्सेस यानी दूसरे एक्सेस से ऑपरेशन जारी है। ये पूरी जो टनल है ये तैयार हो चुकी है, क्योंकि 1709 मीटर इस तरफ से और दूसरी तरफ से भी अगर शुरुआत करें सिलक्यारा टनल के एरिया से, तो 250 मीटर के बाद जहां मलबा गिरा है वो 70 मीटर का एरिया है। उसके बाद करीबन 2 किलोमीटर तक टनल बनके तैयार हो चुकी है। इसी वजह से जो 41 जिंदगियां फंसी हैं वो आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद लाइट्स वहां पर है, पाइप लगी हुई है, और इन्हीं के जरिए उनको खाना भेजा जा रहा है। इस समय काम जारी है। बारकोट की तरफ से ये जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, वो यहां पर आ रहे हैं। जो यहां पर इंजीनियरिंग कंपनी है, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसका पूरा मुआयना किया और चारों तरफ ये स्ट्रक्चर तैयार है। हम आपको फिर से बता दें कि दरअसल जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा
ये सीमेंटेड ब्लॉक स्ट्रक्चर है, इसे एक एंट्री कहते हैं, और ये आप इसे सीमेंट ब्लॉकिंग साधारण शब्दों में कह सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पर जो पाइप आपको ये दिखाई दे रही है, इसको डी वाटरिंग पाइप कहते हैं, और इसी के जरिए खाना और जो दवाइयां हैं वो प्रेशर के साथ उन 41 जिंदगियों को भेजी जा रही है जो अंदर फंसे हुए हैं। उसके अलावा ये फ्रेश एयर और ऑक्सीजन के लिए जो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर जो अंदर फ्रेश एयर और ऑक्सीजन भेजने के लिए इस जो ये विंडलिंग पाइप है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी के जरिए फ्रेश एयर बार बार अंदर भेजा जा रहा है। आज सिलक्यारा साइट से पहली सफलता यह मिली है कि मजदूरों तक फूट का बड़ा पाइप पहुंचाने में रेस्क्यू टीम कामयाब हुई है। जो मजदूर पिछले 9 दिनों से मुरमुरे, चने और चॉकलेट खा रहे थे, अब उन्हें फ्रूट्स और बाकी हल्का खाना भी दिया जा सकता है। देखो अभी ये सिर्फ हमारा फूड पाइप गया हुआ है जो लाइफलाइन 2 है। अभी मेन तो हमें लड़कों को बाहर निकालना है ना। तो 900 mm की जो पाइपलाइन है वो हमारा मेन चैलेंज है, उसको पहले करना हमें ज़रूरी है। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल्स भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहला फूड सर क्या भेजेंगे इस पाइपलाइन के जरिए? हमने डीएम साहब से हेल्प लेकर के लिस्ट बनाई है, डीएम साहब के डॉक्टर साहब ने हमें बताया हुआ है, वही फूड हम बना रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है। उसके लिए एक ट्रे बन रही है, वो मॉडिफिकेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है एनडीआरएफ के लिए, प्लस मेरे जो फैब्रिकेटर्स हैं वो उसको ऑलरेडी बैठ के बना रहे हैं। उसके लिए हम बोतलें ला रहे हैं कुछ प्लास्टिक की जो कि सिलेंड्रिकल होगी और जिसका मुंह बड़ा होगा, जिससे हम उसमें सामान भर सके। उसमें बम बनाना भेजेंगे, एप्पल के टुकड़े भेजेंगे, हम उसमें दलिया भेजेंगे, खिचड़ी भेजेंगे, ऑल दिस स्टफ, सो उनका पेट खराब ना हो। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में सिर्फ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, लॉजिस्टिक्स की भी चुनौतियां हैं, क्योंकि खुदाई के काम भारी भरकम मशीनें करती हैं और इनको बस चुटकी बजाते ही नहीं पहुंचाया जा सकता। जैसे कि इतनी भारी मशीनों को कैसे उत्तरकाशी तक पहुंचाया जाए, पहाड़ी इलाकों में मशीनों के लिए जगह कैसे बनाई जाए, मशीनों के काम करने के लिए बिजली पानी का इंतजाम कैसे किया जाए। मैंने आपको बताया सारी मशीनरी आ रही है, सारी मोबिलाइज हो चुकी है, 1 से 2 दिन में पहुंच जाएंगी। साइट प्रिपरेशन हो चुके हैं। अगर कहीं पे रोड बनाना है तो बीआरओ रोड बना रही है। अगर आपने देखा होगा यहाँ से मशीन जाती है, ऊपर जाके रोड बनाती है। एक इस एंड में हो रहा है, एक बरकोट के एंड से हो रहा है, तो दोनों तरफ रोड तैयार हो चुकी है। अभी हमें खाली मशीन की उम्मीद है जितने जल्दी से आ सके। मशीन बहुत भारी है। पहला चैलेंज यही था कि इनको एयरलिफ्ट नहीं कराया जा सकता। 20 से 25 टन हमने एयरलिफ्ट कराया, लेकिन इसको एयरलिफ्ट नहीं करा सकता, ये बाय रोड आ रही है, तो उसी में समय जो लगेगा। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है क्योंकि दांव पर 41 लोगों की जान है। रेस्क्यू मिशन के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को दी गई है, जो सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों के बीच तालमेल कर रहा है। पाकिस्तान में एक पाप हुआ जिसका खुलासा आज हो गया। सिखों का अपमान किया गया, सिखों के धर्मस्थल के पास मांसाहारी खाना परोसा गया। क्या कुछ किया गया, पूरी खबर की डिटेल आपको बताते हैं। करतारपुर दरबार साहिब गुरुद्वारे में नॉनवेज पार्टी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने छलकाए जाम। गुरुद्वारे में बेअदबी पर कब एक्शन लेगा पाकिस्तान? करतारपुर दरबार साहिब गुरुद्वारा सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। सिखों की भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिखों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। दर्शनी ड्योढ़ी से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर पार्टी का आयोजन हुआ। गुरुद्वारे के अंदर मटन चिकन के स्टॉल सजाए गए, डांस हुआ, अधिकारी शराब और कबाब की पार्टी का लुत्फ लेते रहे। वीडियो सामने आने के बाद पूरा सिख समाज गुस्से में है। पाकिस्तान से ईश निंदा कानून के तहत दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। बेअदबी का यह पूरा खेल 18 नवंबर को खेला गया, लेकिन अब तक पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर पूरा अमला खामोश है। नारोवाल के अंदर जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब का प्रबंध संभालने वाली कमेटी है, उनके जो अफसरान थे, वहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के लोकल डीएसपी डिप्टी कमिश्नर पुलिस जो हैं, इन लोगों ने गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर नाच गान कराया, शराब का सेवन किया, मीट मुर्गा मांस का सेवन किया। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ये ईश निंदा का कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान हो, गुरुद्वारा साहब इतना पवित्र हो और उस पवित्र गुरुद्वारे पे ऐसे पाप किए जाएं जो कभी बख्शे ना जा सके हों। इसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करता हूं, पाकिस्तान की सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत इनके ऊपर ईश निंदा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे और इनको जेल में डालने का काम करे। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी के 18 साल यहीं बिताए थे। बंटवारे के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान चला गया, जो बॉर्डर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण कराया, जहां दुनिया भर से सिख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है। यह अल्पसंख्यक समुदाय की हत्या का लाइसेंस है। ईश निंदा के आरोप में कभी भीड़ किसी को पीट पीट कर मार डालती है, तो कभी अदालत मौत की सजा सुना देती है। लेकिन करतारपुर साहिब की बेअदबी पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है। गुरुद्वारा परिसर में यह पार्टी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से दी गई थी। इस दौरान नशे में धुत अफसरों ने जमकर डांस किया। मटन और चिकन भी परोसे गए। पार्टी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैयद अबू बकर कुरैशी, नारोवाल के डीसी मोहम्मद शाहरुख और पुलिस अफसरों की टीम समेत 80 से ज्यादा लोग मौजूद थे।